नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, उनका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि लगभग 2 दिन में, कभी 3 दिन में यूनिट्स पूरी हो जाएँ, 1 यूनिट सारे पीवाईक्यू को लेकर इस प्रकार से करवाना है। इन पीवाईक्यूज़ के अंदर केवल 2019 के बाद के पीवाईक्यू नहीं है, अगर वैसे होते तो एक-एक क्लास में पूरे समाप्त हो जाते। मैंने कोशिश की है कि इससे पीछे के भी पीवाईक्यू हम लें, लेकिन इससे पीछे के पीवाईक्यू वही लिए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। कुछ पीवाईक्यू ऐसे भी हैं जो जिस समय नेट का सिलेबस काफ़ी अलग होता था, तो वो पीवाईक्यू हमने सम्मिलित नहीं किए हैं। जो महत्वपूर्ण है वही किए हैं। कहानी के और नाटक के इन सब के लगभग 150, 200 पीवाईक्यू हो रहे हैं। जब बड़ी कक्षाएँ होंगी तो उसमें 100 क्वेश्चन करवा देंगे और जो कहानी के जैसे मान लो 150 एक पीवाईक्यू है, टोटल 150 या 170 उनको 3 कक्षाओं में पूरा करवा देंगे। आज हम कुल 50 प्रश्न करेंगे, 50 प्रश्न, और कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर इस कक्षा को खत्म कर दें हम, ताकि ये उपयोगिता भी रहे आपके लिए और लाभदायक भी रहे, सब कुछ रहे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। विकल्प है आपके सामने। अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और उसने कहा था। अमृतसर आ गया, ये तो विभाजन की विभीषिका है, उसको दर्शाने वाली कहानी है। परिंदे अकेलेपन की कहानी है और अपने अतीत से मुक्ति की कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये तो विश्व युद्ध से पहले लिखी गई कहानी है, 1907 में आ गई थी। तो उसने कहा था, बिल्कुल आपको पता है पूरा वातावरण इसका, उसने कहा था कहानी का प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही है। ये जो सैनिक होते हैं वो फ्रांस और यहाँ बेल्जियम वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ की जो क्या स्थितियाँ वो सारी बयान करती है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। लेखक कौन थे इनके, इस कहानी के? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भोलाराम का एक और चीज करना आप लोग कि मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं पहले प्रश्न बोलता हूँ, फिर विकल्प बोलता हूँ और फिर कुछ चर्चा करने लगता हूँ। रुकूंगा नहीं बीच में कि आप उत्तर दें, लेकिन आप अपने, क्योंकि आपने कहानी यूनिट पूरी पढ़ ली है, तो अब आप अपने आप से विचार कीजिएगा आप कितने प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, पीवाईक्यूज कितने आ रहे हैं। खुद विचार कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना, ईमानदारी से बताना बिल्कुल, कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। मैंने सब कुछ कोशिश की है कि आपको कहानियों की यूनिट्स के क्रम जो भी है वो भी याद करवा दें, कहानियों के अंदर जो टेक्स्ट है वो भी पढ़ा है हमने, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं उन सब के ऊपर हमने चर्चा की है। तो इस यूनिट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाने के लिए शेष रह गया है। तो अब आपके परीक्षण की बारी है और परीक्षण से घबराना नहीं है। जो घबराता है परीक्षण से, उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई है ना याद करने की, उनका उनके साथ में एक बात ये भी है कि वो एक बार में याद नहीं होती। एक बार में जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये तो याद हो गई चट से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार में आपको, शुरू में जब पढ़ेंगे आप तो आपको 50% वो याद होगी और 50% आप भूल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भूलते हैं और इतने ज़्यादा समान प्रकार के हैं कि भूलना लाजिमी है। तो फिर इसका इलाज क्या है कि आप दोबारा पढ़िए तो 25% और याद हो जाएगा, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो 25% और हो जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, वो तो मेरी ट्रिक्स हैं, हालाँकि वो काफ़ी सोच समझ के बनाई हुई है, अनुभव से बनाई हुई है, तो आपके लिए भी काम आएगी वो। लेकिन जब आप बार-बार पढ़ते हैं ना, तो कई बार कुछ चीज़ों के साथ में आपके चित्र होते हैं, शब्द चित्र, वो दिमाग में ऐसे छप जाते हैं कि आपको पेज तक याद रहता है कि इस पेज की इस कॉर्नर पर ये चीज़ लिखी हुई है। वो तो खुद का कॉन्सेप्ट होता है और वो रिवीजन से ही आता है। तो वो जो 25% लास्ट में जो याद रहने की बात है ना, वो रिवीजन से आता है और बात तो 50% याद रह जाएगा ना, तो भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो रिवीजन करना है आपको बार-बार। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भोलाराम का जीव कहानी के विषय हैं। भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। विकल्प दिए गए हैं नीचे, विकल्प आप देख लेना। तो क्या क्या है? क्या भ्रष्टाचार की पक्षधरता करता है? नहीं करता। भ्रष्टाचार का अनावरण करता है? हाँ, भ्रष्टाचार को सामने लेके आता है। ऑफिस के अंदर जिस प्रकार की रिश्वतखोरी वगैरह होती है सरकारी ऑफिसों में, उनको अभिव्यक्त करता है, उसका अनावरण करता है, उद्घाटन करता है। सदाचरण का निषेध, क्या सदाचरण का निषेध करता है? नहीं, सदाचरण का निषेध नहीं करता। सदाचरण की तो, अगर भ्रष्टाचार वगैरह जब रोकेगा तो सदाचरण की तो अम, क्या बोलते हैं उसको, प्रसार करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए इस कहानी में प्रयास किया गया है। तो ये भी गलत हो गया, सही भी।
सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। बिल्कुल, तो उत्तर क्या हो गया? बी और डी, उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, सीधा देते हैं। अब देखिए आजकल क्या करता है नेट का, वो कहानी और पात्र वगैरह ऐसे कुछ नहीं देता, कई बार कभी-कभी दे देता है, लेकिन आजकल सीधा करता है ये, कि इधर पात्र दे दिए, इधर कुछ रचनाओं के नाम दे दिए। अब रचनाएँ क्या है, क्योंकि कहानी वगैरह लिखने की इतनी शाही खराब नहीं करता नेट एनटीए, और एनटीए कैसे एग्जाम लेता है ये तो आपको पता ही है। तो इसमें ये भी नहीं बताया कि सूची 1 के अंदर कोई पात्र है क्या और सूची 2 में क्या है, बस दे दिए नाम इसने, है ना? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम घबरा जाते हैं ऐसे प्रश्न देख के, ये क्या प्रश्न दे दिया। जो पहली बार बच्चा परीक्षा देता है ना, वो घबरा जाता है कि ये सूची और सूची 2 ये क्या दे दिया, मेरे सामने क्या है, इस प्रकार की चीजें कहाँ से आ गई, ये तो मैंने पढ़ी नहीं। जबकि बात ये है कि सूची फर्स्ट के अंदर, पहली सूची के अंदर ये भी हो सकता है कि ये पात्रों के नाम दे, और सूची सेकंड के अंदर रचनाओं के नाम दे, ये भी हो सकता है। सूची फर्स्ट में रचनाओं के नाम दे, सेकंड के अंदर सन सन दे दिए गए हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सूची फर्स्ट में बच्चों का नाम दे सकते हैं, सूची सेकंड में माँ का नाम दे सकते हैं कि मैच कीजिए किसी भी रचना का उठाकर। तो हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखना आपको। तो मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त और लाल मोहर। तो लाल मोहर को तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने 4 कहानियाँ छोड़ दी थी कि आप खुद पढ़ना है इसको, क्योंकि लंबी कहानियाँ थी और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो छूट जाती। कोशिश तो यही थी कि सब पढ़ाएँगे, लेकिन समय कम है। तो मालती को हमने पढ़ा है। किसमें पढ़ा है मालती को? सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, आकाशदीप, तीसरी गंगा नहीं तीसरी कसम, तीसरी कसम, और उसने कहा था तथा गैंग्रीन। तो मालती किसके अंदर है? गैंग्रीन या रोज कहानी के अंदर है। इसके पति का नाम क्या है? महेश्वर। ठीक है। वजीरा सिंह किसके अंदर है? उसने कहा था ओए वजीरे पानी पिला। जब बार बार लहना सिंह जब घायल हो जाता है बुरी तरीके से, और पीछे उसके फ्लैशबैक में उसके सारी चीज़ें आती है, किस प्रकार से कुड़माई हो गई, ये देखते नहीं लाल शालू, ये कड़ा कड़ा हुआ शालू, और ये सारी चीज़ें जब साथ साथ में चलती है, तब वो बीच बीच में कराता है और कहता है ये वजीरे पानी पिला। तो वजीरा सिंह किसके अंदर है? उसने कहा था। और वजीरा सिंह क्या है? पलटन के अंदर, उस पलटन के अंदर विदूषक की भूमिका में है, और गंदा पानी डालते हुए कहता है लो जर्मनी के बादशाह का तर्पण करता हूँ। बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त किसके अंदर है? आकाशदीप कहानी के अंदर है। बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के अंदर है, जो नायक की भूमिका में आकाशदीप कहानी के अंदर। फिर बचता है लाल मोहर। लाल मोहर किसमें है? तीसरी कसम में। याद कर लेना लाल मोहर किस कहानी का पात्र है? तीसरी कसम कहानी का पात्र है। तो अब आप मैच कर लीजिए, एक के अंदर 3, एक के अंदर 3, एक ही के अंदर, तो डी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो 4 कहानियां अपने सामने है। तो रस प्रिया और पंचलाइट ये अपने पाठ्यक्रम में है नहीं। हालांकि पाठ्यक्रम में नहीं है, उन कहानियों के भी संवाद दिए जा रहे हैं एनटी के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बात है ये। जो पाठ्यक्रम में नहीं है उनके भी संवाद दिए जा रहे हैं, वो भी मिलेंगे आगे आपको। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि भाई हमने कहानी पढ़ी है, उसी में से होना चाहिए ये चीज़ें। तो इन दोनों को हटा देते हैं, फिर बचती है लाल पान की बेगम और फिर बचती है तीसरी कसम। इन दोनों में से किसके अंदर है? अगर कहानी पढ़ी होगी आपने, तो आपको पता होगा कि ये तीसरी कसम के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के 3 प्रमुख पात्र थे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्या क्या? डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका, ये दे रखे हैं इसके अंदर। अब हमको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या विकल्प अपने सामने है। केवल ए बी, बी सी, सी डी और ए सी, दो दो का ग्रुप दे रखा है। आपने कहानी पढ़ी है, हमने बताया था डॉक्टर मुखर्जी है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है, और कहाँ से आया हुआ होता है? बर्मा से। और ह्यूबर्ट कोई बीमारी से ग्रस्त है और संगीत का शिक्षक है, और दिल्ली का है संभवतः, क्योंकि ये दिल्ली की बात करता है बार बार, ये चीज़ याद है आपको। और लतिका, लतिका तो कहाँ की ये बताया नहीं, इसने इतना बताया कि दिल्ली गए थे हम, कुतुब मीनार देखा था, और जो गिरीश नेगी है कैप्टन या मेजर मेजर गिरीश नेगी, उसके साथ में प्रेम संबंध में है। तो ए और बी उत्तर भी सही है।
बी और सी तो उत्तर सही नहीं है। शामनाथ किसके अंदर है? शामनाथ किस कहानी के अंदर है? चीप की दावत के अंदर। घर के फालतू सामानों को इधर उधर रखते हुए अचानक वो ठहर गए और उन्हें याद आया माँ का क्या करेंगे। तो सी और डी, सी और डी भी नहीं है, और फिर बचता है ए और सी, तो ए और सी भी नहीं है। समझ गए आप? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। ए बी सी तीनों है, लेकिन इस प्रकार का विकल्प कहीं पर भी नहीं है। सी और डी है तो शामनाथ नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा? केवल ए और बी। समझ में आ गई? डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। आपको परेशान नहीं होना है कि लतिका तो मुख्य पात्र थी, मैं उसका नाम लिए बिना कैसे रह सकती हूँ, है ना। और ये भी याद रखना, नेट के अंदर पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र के अंदर सवाल एक नहीं छूटना चाहिए, स्पीड मेंटेन करके रखनी है, हर एक सवाल पे टिक मार्क होना चाहिए। धीरे चलोगे तो 10 प्रश्न ऐसे रह जाएंगे, और 10 में से हो सकता है 2 तुक्के में सही हो जाए और उससे जेआरएफ क्लियर हो सकती है, और जिसकी पीएचडी हो रही है केवल उसके नेट हो सकती है क्लियर। याद रखना है, स्पीड रखनी है, स्पीड बहुत शानदार रखनी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर नेट के पेपर देते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए उसके बारे में बारीकी से बात करेंगे, और जरूरी है ये बात करना। उसके लिए आपको दिन रात अपने आप को तैयार करना है। 10 ही दिन की तो बात है, इस 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अपने आप को तैयार करना है कि नेट के लिए मैं तैयार हूं पेपर देने के लिए। आप मान के चलिए 5 प्रश्न का फर्क पड़ जाएगा इससे, अगर डेली आप अपने आप को तैयार करते हैं इस बात के लिए और गंभीरता अपना के रखते हैं तो इस प्रकार का उत्तर देखना है आपको, ए और बी, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट, ये उत्तर प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुनीराम और पलटदास। रमपतिया, चुरमुनिया, धुनीराम और पलटदास, कौन कौन है इसके अंदर पात्र? क्या रमपतिया और चुरमुनिया है? नहीं है ये दोनों। धुनीराम और पलटदास ये दोनों पात्र हैं। तो धुनीराम और पलटदास कहाँ कहाँ पर है? सी और डी। विकल्प क्या हो जाएगा? डी। चले आगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदौल। देखिए जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जितने भी प्रश्न ये जो पीवाई क्यूज हैं, उसको मैंने देखा नहीं है बिल्कुल भी। जब मैंने आपकी लिस्ट बनाई थी, पीडीएफ बनाई थी कि भाई आप ये चीज़ कर दीजिए, तो मैंने एक भी प्रश्न नहीं देखा था कि पीवाई क्यू के अंदर क्या आ रखा है। मैंने सीधा वो बनाया था कि जो कंटेंट उपयोगी हो सकता है वो बनाया है। अब उसमें से प्रश्न आ भी सकते हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि उससे बाहर भी प्रश्न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50 प्रश्न करेंगे तो 50 में से 45 प्रश्न जो हमने किया था पाठ्यक्रम उसमें से आ जाएंगे। 90% से ज़्यादा आपको लाने की ज़रूरत है भी नहीं। नेट के अंदर आपको नहीं चाहिए कि 90% से ऊपर आप अबोव स्कोर करें, तो अगर 45 आगे अपने पढ़ाई में से तो बहुत है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आप सोच के बताइए कि अग्निखोर को प्रकाशित हुआ था और किसका काव्य संग्रह। पहले तो ये बताइए है किसके काव्य संग्रह। हमने कल बात की थी ना, तो कोशिश कीजिए कि आप बताने की कोशिश कीजिए किसके काव्य संग्रह हैं। अग्निखोर को मैंने ये नाम दिया था आपको आदिम खोर। क्या नाम दिया था? आदिम खोर। एक लेखक है अपने कहानी साहित्य के इतिहास में जिन्होंने लिखा था ठुमरी, फिर लिखा था आदिम, और फिर लिखा था अग्नि और खोर। याद है आपको आदिम और अग्निखोर किसने लिखा था? कोशिश कीजिए याद करने की। ये लिखा था, अग्निखोर लिखा था रेणु ने। किसने लिखा था? रेणु ने। और कब लिखा था बाद में बात करेंगे। एक जो रचना है पिंजरा, ये शायद आपके कहीं पर पढ़ी हुई नहीं मिलेगी, जो अपने पीडीएफ बनाई थी उसमें नहीं मिलेगी। नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। याद है? और जैनेन्द्र ने जब ये संग्रह निकाला था नीलम देश की राजकन्या, उसी समय उसी सन के अंदर एक और हिंदी की जो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो कहानी आई थी, उसका प्रकाशन हुआ था। उसका नाम क्या है? ईदगाह। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1933 के अंदर। जय दौल का मैंने दो टर्म्स बताए थे कि जय संधि 1949 के अंदर लिखी थी जैनेन्द्र ने। जय संधि 1949 में, और उसके 2 वर्ष बाद में क्या लिखी थी इन्होंने? जय दौल। तो जय दौल कब लिखी गई है? 1951 में। नीलम देश की राजकन्या 1933 के अंदर। और अग्निखोर कब लिखी थी? याद किया आपने या नहीं आया अभी तक आपको? 1973 में। सॉरी,
अग्निखोर कब लिखा गया? 1973 ईस्वी के अंदर। क्लियर है? आपको याद रह जाएगा। अब आपने जचाने की क्रम में क्रमबद्ध करने की कोशिश करें अगर इनको, तो हमें पिंजरा याद नहीं आ रही, तो अब मैं यहाँ बता देता हूँ पिंजरा किसकी है। पिंजरा है उपेंद्र नाथ अश्क की। पिंजरा इनकी है, और पिंजरे की उड़ान वो है यशपाल की कहानी। पिंजरे की उड़ान किसकी है? यशपाल की कहानी है। और पिंजरा 1944 में प्रकाशित हुई थी, 1944 के अंदर। तो अब कोशिश कर लीजिए जचाने की इसको। नीलम देश की राजकन्या सबसे पहले आएगी 1933 के अंदर, और फिर उसके बाद में पिंजरा आ जाएगी, फिर उसके बाद में जयदौल, और उसके बाद में अग्निखोर, ये हो जाएगा। और 1933 के अंदर आपको पता है जैनेंद्र की कहानी आई थी, कौन सी? नीलम देश की राजकन्या, जैसा कि हमने पढ़ लिया पीडीएफ के अंदर अपनी जो पढ़ी तब है। तो उससे भी आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कि पिंजरा कहानी जो है, आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने जब भी पढ़ा था कि प्रेमचंद के काल के अंदर और उसके बाद में काल के अंदर, प्रेमचंद प्रसाद युग के अंदर, तो इतने कोई बड़े कहानीकार नहीं आए थे, जैनेन्द्र ही बड़े कहानीकार आए थे, और उनका 1933 के अंदर प्रकाशित हुई थी। उससे पहले जितने भी रचनाएं वो अधिकतर या तो जयशंकर प्रसाद की है या प्रेमचंद की है। तो आप ये मान सकते हैं कि नीलम देश की राजकन्या 1933 के अंदर है, तो ये सबसे पहले होनी चाहिए। आप अगर ये अंदाजा लगाते हैं तो सारी की सारी ये जो उत्तर है आपका, ये सीधा सीधा यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करके देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं मैंने नहीं पढ़ाई है, उसका कारण यह है कि बहुत ज़्यादा संख्या है, 10-12 तो होगी उनकी संख्या, और 15 की संख्या उनकी और यशपाल की, क्योंकि ये मार्क्सवादी टाइप के लोग थे, और डेली इनका काम था कि साहित्य का प्रकाशन करना ही है, लोगों को भड़काना ही है, साम्यवादी सोच के निकट लेके आना है, तो रोजाना ही कोई ना कोई कविता कहानी लिखते रहते थे। तो इतनी संख्या होगी, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है इनकी जो सिद्धांतों की, मार्क्सवादी। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद हो सके तो आप याद कर लीजिए, और आप चाहें तो मैं आपको बता भी दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, बंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? बंशीधर किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, मिलता है नहीं मिलता, दुलाई वाली, गैंग्रीन में नहीं मिलता, अपना अपना भाग्य के अंदर नहीं मिलता। अपना अपना भाग्य के अंदर तो किसी पात्र का नाम है ही नहीं। गैंग्रीन के अंदर मालती है या महेश्वर है या टिटी है, यही लोग हैं। फिर उसने कहा था के अंदर अलग है, तो दुलाई वाली कहानी के अंदर बंशीधर अपनी औरत का नाम क्या है? इसकी बंशीधर की पत्नी का नाम क्या है? ये कमेंट करके बताना, बंशीधर की पत्नी का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। चारों हैं, सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य और राजनीतिक चेतना। आप अगर देखेंगे तो राजनीतिक चेतना भी यहाँ व्यक्त हुई है, सामाजिक चेतना भी व्यक्त हुई है, मातृ वात्सल्य भी है, बाल मनोविज्ञान भी है, और सांप्रदायिक सौमनस्य भी है। हालांकि सांप्रदायिक सौमनस्य इस अर्थ में नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिम परिवेश की बात की गई, और सांप्रदायिकता का सामान्यतः हम जो अर्थ निकालते हैं वो क्या है? दो धर्मों के बीच में। तो सांप्रदायिक सामंजस्य यहाँ व्यक्त हुआ है, या मान लीजिए नहीं हुआ, दोनों ही बात करते हैं। लेकिन जो अब ये चारों चीज भी कुछ ना कुछ हद तक व्यक्त हुई है, लेकिन सबसे मूल रूप से सबसे अधिक मात्रा में, प्रखर मात्रा में क्या व्यक्त हुआ है? तो वो है बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य है। मातृ वात्सल्य से आप ये मतलब अंत निकाल देना कि वो तो उसकी दादी थी, माँ नहीं थी, तो मातृ वात्सल्य नहीं होगा। मातृ वात्सल्य होता है, वात्सल्य होता है, वात्सल्य के अनेक रूप होते हैं। ठीक है, तो मात्र वात्सल्य होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, बी और डी किसके अंदर है? सी उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, थोड़ा धीरे चल रहे हैं, जल्दी से करते हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है? जगपति और चंदा किसके अंदर है? राजा निर्बंशिया के अंदर है। तो राजा निर्बंशिया दोहरे कथानक वाली कहानी है। चलते हैं आगे। राजा निर्बंशिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल और जगपति। जगपति है उसके अंदर, और बच्चन सिंह है या नहीं है? बच्चन सिंह क्या है? कंपाउंडर की भूमिका में। तो बी और डी उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। महेश पांडे नहीं है, सरदारी लाल भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। वही है कि इस बार क्या कर दिया, कहानियां दे दी, और फिर ये क्या है सूची सेकंड के अंदर? सूची सेकंड के अंदर उनकी केंद्रीय संवेदना आ गई है।
दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत और पिता, वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व, देश विभाजन, देश प्रेम। देश प्रेम किसके अंदर झलकता है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो खून का कतरा देश की हिफाजत में बहे, अंतिम खून का कतरा जो देश की हिफाजत में बहे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अमृतसर आ गया, इसके अंदर क्या है? देश विभाजन की पृष्ठभूमि है। ट्रेन का दृश्य है पूरा का पूरा, शहर बदलने के साथ में लोगों की मानसिकता, उनके अंदर का भय और उनके अंदर का जो राक्षस वृत्ति है वो किस प्रकार से जागती है और शांत होती है, इसके बारे में बताया गया। चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा। पिता के अंदर देखिए आप ये याद रखना, पिता कहानी के अंदर वृद्धों की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो उसका लड़का है वो बार बार अपने पिता के प्रति सहृदय होकर कहता है कि भाई पिता सुविधाओं का भोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये पीढ़ीगत अंतर्द्वंद जरूर है वहां पर, क्योंकि दोनों की सोच में और सुविधाओं के भोग करने में जो उनका तरीका है वो अलग अलग है। तो पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व जरूर है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे मैच क्या कर लेना आप, उत्तर इसके मैच कर लेना, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ए के अंदर 4 देखिए, ए में 4 किसी और के अंदर है ही नहीं, एक ही के अंदर है तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल और पाजेब। जल्दी से सोचिए, फिर मैं लगाता हूँ इसका उत्तर। पहले तो देखिए कहानियां किस किस की है। आकाशदीप और इंद्रजाल ये दोनों कहानियां किसकी है? प्रसाद की। और पाजेब किसकी है? जैनेन्द्र की। फिर एक बचती है तर्क और तूफान, ये कहानी है यशपाल की। ठीक है, तो ये तीन तो आपने पढ़ रखी है यहाँ से। अब सोचिए क्या क्या कब कब प्रकाशित हुई। आकाशदीप कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। इंद्रजाल कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रसाद की सबसे अंतिम कहानी है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। और पाजेब कब प्रकाशित हुई थी? याद है आपको? पाजेब से हमने इसको 4 बनाने का प्रयास किया था, 1942 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है बात? अब बचती है तर्क और तूफान। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है यशपाल की। तो यशपाल की जो ये कहानी है वो प्रकाशित हुई थी 1944 के अंदर। 1944 के अंदर। अब व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? आकाशदीप। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाशदीप से पहले कोई भी नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका, आप सोच के देखिए। आकाशदीप से पहले कोई सी भी नहीं है, लेकिन ए 2 बार आया हुआ है ना, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी सकते हैं। तो उत्तर लगा दीजिए अब। आकाशदीप 28 में, फिर इंद्रजाल अर्थात ए सी, और फिर पाजेब, और उसके बाद में तर्क और तूफान। हो जाएगा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां प्रसिद्ध है। सुखमय जीवन, बुद्ध, अरे बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और कछुआ धर्म। 4 दिए हुए रचनाएं, और चारों ही गुलेरी जी की रचनाएं हैं। चारों ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं हैं, लेकिन 3 कहानियां हैं और एक निबंध है। तो जो कछुआ धर्म है ये इनका निबंध है। किनका? गुलेरी जी का। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। और सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। और बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुई थी? 1914 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कछुआ धर्म क्या है? इनका निबंध है। और इस निबंध के अंदर वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से बचने के लिए किस प्रकार से आंखें मूंद कर या फिर अपना सर अपनी खोल में डालकर उन समस्याओं से बचने का प्रयास करता है, जबकि ऐसे नहीं बचा जा सकता, मनुष्य ऐसे नहीं बच सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? अच्छा, मैंने जब कहानी पढ़ा रहा था मैं, तो एक ही पात्र के लिए ट्रिक बनाई थी वहां पर उस समय कि इससे इसको याद कर लेना। तो मोहसिन के लिए क्या
ट्रिक बनाई थी हमने, याद है आपको या नहीं है याद? मोहसिन ने कहा था कि मेरा भिश्ती पानी डालेगा, मेरा भिश्ती पानी डालेगा, तो हमने भिश्ती, मोहसिन क्या लेता है? भिश्ती लेता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उक्त पंक्तियां किसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं? आपको बिल्कुल याद होगा। क्या है कहानी का नाम? चार दिए, एक टोकरी पर मिट्टी, पूस की रात, समधिया और ठाकुर का कुआं। तो एक टोकरी पर मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। हो सकता है आपको कहानियां नहीं पता हो, हालांकि कहानी संग्रह तुमने बता दिए थे। तो पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया और अंधेरे में। अंधेरे में एक कविता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, ये इसका कहानी संग्रह है। क्या हुआ था? जलती झाड़ी के बाद में गर्मी पड़ी थी ना पिछली गर्मियों में, याद है आपको अभी तक या भूल गए? जलती झाड़ी, उसके बाद में पिछली गर्मियों में। ठीक है, तो बादलों के घेरे, ये किसका कहानी संग्रह है? कृष्णा सोबती का। इनका एक ही कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती का। बादलों के घेरे में कब प्रकाशित हुआ था? 1980 ईस्वी में। आगे बढ़े। आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय हैं आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता, पुरुष की निरंकुशता। तो आपको दो ही विकल्प चुनने हैं। दो विकल्प में से सबसे अधिक विकल्प क्या होगा? पूरी कहानी एक महिला चंपा है, उसके प्रेम की, युवती या किशोरी मान लीजिए, उसके प्रेम की कहानी है, महिला तो नहीं कहना चाहिए, उसके प्रेम की, और उससे प्रेम से जो उसका कर्तव्य है, उसके आपस में विरोधाभास की जो पूरी कहानी है, उसकी बनावट है। एम्बीवेलेंट नायिका है, जो अपने दुश्मन से, अपने पिता के हत्यारे से भी प्रेम में पड़ जाती है, उसके ही प्रेम में पड़ जाती है। तो पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना इसका कर्तव्य है। और जो प्रच्छन्न प्रेम है, ये क्या है? अंतर्मन की आवाज है। अंतर चुनती किसको है? कर्तव्य को चुनती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी, अर्थात केवल ए, केवल बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोजे वतन संग्रह की कहानियां है। सोजे वतन संग्रह के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कुल 5 कहानियाँ इसके अंदर प्रकाशित हुई थी, और उन पाँचों कहानियों के हमने नाम दिए थे, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और इश्क हुब्बे इश्क वतन, क्या था उसका नाम वो, ये। तो कौन कौन सी कहानियां होगी? यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। आहुति और जुलूस इसमें नहीं है, तो ए और सी उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर। 20वां प्रश्न देखिए, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टिशन वाली कहकर संबोधित करती है? किसे टिशन वाली कहकर संबोधित करती है? विकल्प क्या क्या आपके सामने? चंपिया, जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी। चंपिया, जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी किसको करती है टिशन वाली कहकर संबोधित? जंगी की पुतोहू को। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जो राजेंद्र बाला घोष है, उसकी दो कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। एक तो 1904 में प्रकाशित हुई थी और एक 1907 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, वो 1904 में प्रकाशित हुई थी, और जो दुलाई वाली कहानी है, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो 1908 11 तो अपने काम के नहीं है, 7 और 4 में कंफ्यूज हो सकते, तो कौन सी है? 4 के अंदर प्रकाशित हुई थी। अगला देखिए, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? आपने कहानी पढ़ी लेकिन आप भूल गए, मान लीजिए कि ये कथन किसका है, तो लाल बीबी ने साहनी से कहा। लाल बीबी तो मुझे लगता है इसके अंदर कोई पात्र नहीं है इस पूरी कहानी के अंदर। फिर साहनी ने दाऊद खां से कहा। ऐसा साहनी कभी भी नहीं कह सकती। साहनी एक बहुत ही खुददार महिला है, जो अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ के आ जाती है, लेकर कुछ भी नहीं आती। शेरा ने हुसैना से कहा। शेरा भी नहीं कह सकता। तो कौन कह रहा है? नवाब बीबी ने कहा था साहनी से। शेरा क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इस कथन के अंदर कुछ नैतिक बात लगती है, लेकिन शेरा नैतिक नहीं रहा अब वो। अब वो अदरजूल में आ गया है।
तो नवाब बीबी ने साहनी से कहा यह कथन। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, दुन्नीराम, बेगू पटवारी। लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, दुन्नीराम और बेगू पटवारी। विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने सारे। तो आप सोचिए, इसके अंदर से 5 पात्र के अंदर एक पात्र तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि महेश्वर इसके अंदर नहीं है। तो महेश्वर 3 अगर किसी के अंदर कहानी के पात्र हैं, 3 कहीं आ रहा है, 3 तो वैसे तो एक ही विकल्प के अंदर है, तो ये कट जाएगा। ऐसे भी काट के देखना विकल्प आप। कई बार क्या है, इससे टाइम बचता है। महेश्वर नहीं है ना अपने पात्र, तो अपने सही उत्तर चूज करना है इसके अंदर, तो 3 नंबर तो उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं कि लाल मोहर, अभी हमने पीछे पढ़ा था लाल मोहर है, पलटदास भी है, 1 और 2 है। 1 और 2 किसके अंदर है? और 1 और 2 इस एक ही विकल्प के अंदर है। 1 और 2 धुनीराम है और बेगू पटवारी नहीं है। बेगू पटवारी किसके अंदर है? अगर आप वीडियो वास्तव में सीरियसली देख रहे हैं तो याद करके बताना कि बेगू पटवारी किस कहानी के अंदर आया है। बेगू पटवारी किस, जो 21 कहानी है उसमें से बेगू पटवारी किस कहानी के अंदर आया है, कोशिश करना याद करने की। और जो कहानी हमने पढ़ी उसमें से एक कहानी के अंदर आया वो उसका नाम। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। अज्ञेय को, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। नहीं मिलता पिता पुत्र के चित्रण का संघर्ष, तो 1 नंबर तो है नहीं। तो विकल्प देखिए, एक वाला ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, ये दोनों विकल्प तो है नहीं। अब बचते हैं 2, 3 और 5। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। बिल्कुल मिली है। दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया गया, बिल्कुल। तो ये हो गया और दूसरा भी हो गया। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि जो कथाकार होता है उसके अंदर, कथाकार जो पात्र के रूप में होता है, वो याद करता है कि ये वही महिला है जो क्या नाम था उसका, मालती, जो किताबों के पन्ने फाड़ देती थी, कितनी चुलबुली थी, अशांत थी, कितनी भागती थी, दौड़ती थी, आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती थी, और आज इसको क्या हो गया, इतनी शांत होगी। तो ये पूर्व दीप्ति नहीं है। पूर्व दीप्ति के अंदर ऐसा होता है कि कथा के बुनावट के अंदर जैसे पहले कुछ वर्तमान आया, फिर भूतकाल आ गया, फिर वर्तमान आया या बीच का कोई समय आया, फिर भूतकाल आ गया। इस प्रकार से चलती है कथानक। याद करना पीछे की चीज को, वो याद होता है कहानी के अंदर, वो पूर्व दीप्ति नहीं होती है। तो आप ये मत याद कर समझना कि इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग है उसने कहा था के अंदर। उसने कहा था के अंदर अचानक से पहले बम्बू काट वाला बताया जाता है, फिर सीधा वहां क्या, कहाँ का सीन आ जाता है, युद्ध का सीन आ जाता है। युद्ध के सीन के बाद में फिर से वापस जब वो मरणासन स्थिति में होता है या बीच में होता है, तब वो उसको याद आता है कि वो कैसे उसको बुलाया गया था। फिर उसके बीच में कभी पानी की याद आती है, कभी कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ये सारी चीज ये होती है पूर्व दीप्ति, कि चेतना के अंदर रह रहकर पुरानी चीजें आना और उस पुरानी चीज के साथ में वर्तमान की चीज को स्थापित करना इस प्रकार से कि बिना कुछ कहे दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। अगर कहकर कुछ बात कही जाती है याद करके, तो वो पूर्व दीप्ति नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दीप्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करने की करती है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो 2, 3 और 5 उत्तर हो जाएगा बी। अगला उत्तर देखिए, प्रश्न देखिए। सूची 1 और सूची 2, इस बार इन्होंने पात्र और कहानी के नाम दे दिए। किरण, लक्ष्मा, अनिता और श्यामनाथ। जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है उसके अंदर ये पात्र है, तो आप जल्दी से याद कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से, रिकॉल कीजिए। क्या है? किरण, लक्ष्मा, अनिता, श्यामनाथ। कहानियां: राही, कानों में कंगना, चीप की दावत, कौशिका गटवार। श्यामनाथ, चीप की दावत। अनिता, राही कहानी में
लक्ष्मा कोशिका गठवार के अंदर किरण कानों में कंगना। किरण कानों में क्या है? कानों में कंगना है। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर होगा? विकल्प देख लीजिए आप उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में जचाइए। लगाइए। ईदगाह कब प्रकाशित हुई थी? ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे और राजा निर्बंसिया, इनको जचाना है आपको क्रम के अंदर। तो देखिए कब प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कब प्रकाशित हुई थी? 1933 में। आकाशदीप 1928 में। कानों में कंगना 1913 में। ठीक है, जचा के देखिए। फिर बचती है परिंदे और राजा निर्बंसिया। तो सबसे पहले तो कानों में कंगना होगी, 3 नंबर इस एक के अंदर ही है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 57 57 58 58 दे रखा है, किसी में 60 दे रखा है ना। जो परिंदे कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1960 के अंदर, लेकिन कहानी 57 में आ गई थी, 57 में राजा निर्बंसी आ गई। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आपको इस एक सिरे को पकड़ना है, कानों में कंगना। तो कानों में कंगना सबसे पहले आई थी, ये आपको पता है। 1913 के अंदर 3 नंबर कहीं पे पहले है ही नहीं, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है अपने को, सीधा ये लगा देना है। इतना सोचना ही नहीं है, समय खराब नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि एक विकल्प से अगर प्रश्न सही हो रहा है तो उसी से सही करके आगे बढ़िए। इससे समय बचेगा। समय बहुत ज़रूरी है। 150 प्रश्न होते हैं और बहुत लंबे, क्योंकि जो पहला पेपर पार्ट होता है 50 क्वेश्चन का, वो ट्रांसलेट इतना गंदा होता है हिंदी के अंदर कि आपको बड़े-बड़े सेंटेंस पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी चलें आप। विकल्प बहुत बड़े-बड़े आते हैं इसके अंदर। विकल्प टाइम मैनेजमेंट इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है यूजीसी नेट पेपर की। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना है आपको साथ में। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। 4 विकल्प कौन-कौन से हैं? अपना-अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता और राजा निर्बंसिया। अपना-अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता और राजा निर्बंसिया। तो 4 कहानियों के नाम दिए गए हैं। अपना-अपना भाग्य, क्या ऐसी बात कहीं अपना-अपना भाग्य के अंदर कही गई है? वो तो पूरी पहाड़ी जीवन को दर्शाने वाली कहानी है कि वहाँ पर क्या-क्या हाल हो रहे हैं। नैनीताल की झील के आस-पास के जो लोकल स्थानीय पहाड़ी लोग हैं, एक लड़का है स्पेशली 10 वर्ष का, उसके जीवन की क्या दशा हो गई है, उसके बारे में झूठी दया के बारे में बातें की गई है। तो ये तो अपना-अपना भाग्य में तो है नहीं। गैंग्रीन में ये बात कहीं पर भी नहीं है। राजा निर्बंसिया और पिता बस्ती कहानियाँ, तो राजा निर्बंसिया में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लड़का होता है, पिता कहानी के अंदर ज्ञान रंजन की जो लड़का होता है, जिस जो कथाकार के रूप में है कि वो क्या-क्या सोच रहा है, क्या-क्या कर रहा है, तो वही यही अपने-अपने अंदाज़े लगाता है कि अगर ये होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, लेकिन फिर भी वो लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। ठीक है? तो ये सारी बातें उसके मन की बात कही गई है। तो किस कहानी का है ये? पिता कहानी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ के हाथ की बनी कौन-सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदकारी, चिकनकारी, जरदोजी, फुलकारी। अब माँ के हाथ की कौन-सी, ना तो किसी कहानी का नाम दिया है, ना कुछ और दिया है। हिंदी साहित्य के अंदर नेट के एनटीए परीक्षा में, अपने परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। कुछ नहीं दिया आगे-पीछे। चीफ प्रश्न हो गए। क्या ये प्रश्न हुआ? कुछ तो देते तुम, लेकिन फिर भी हमें पता है कसीदकारी, चिकनकारी, जरदोजी, फुलकारी। क्या है? फुलकारी को देख के प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? नानी नानी दंतवा, पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई, नौनवा चटाई काहे नाही, मारली सोरी गरा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो सजन रे झूठ मत बोलो, ये तो आपको पता है उसके अंदर, या नहीं है? कौन सा नहीं है गीत इसके अंदर? याद करके कोशिश कीजिए। अगर आपने ये कहानी पढ़ ली है तो याद करके कोशिश कीजिए कौन सा गीत इसके अंदर नहीं है। नानी नानी दंतवा, पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिए, ये नहीं है। ये जो तीनों गीत हैं, बी जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी हमार पर होकू सुहाई है मैया हमरा पर होकू सुहाई, नौनवा चटाई काहे नाही मारली सोरी, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा कर जाना, ये तीनों गीत उसके अंदर है। अगला प्रश्न देखिए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। मातादीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। मातादीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी।
ठीक है, तो याद करने की कोशिश कीजिए। तो माता दीन ने बहुत सारे काम किए थे वहाँ जाकर। इसको हम फैंटेसी शिल्प की कहानी भी कह सकते हैं। किस प्रकार की? फैंटेसी शिल्प की। फैंटेसी में ये होता है कि जो घटना संभव ही नहीं है ना, असंभव कल्पना करना। असंभव कल्पना करना। कोई भी असंभव कल्पना है वो फैंटेसी एक तरीके की। एक सिंपल अर्थों में है ना, साधारण अर्थों के अंदर। और बाकी जो सैद्धांतिक अर्थों के अंदर तो ये और इसके अनेक प्रकार रूप वगैरह हो जाएंगे। तो माता दिन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह तीन गुनी कर दी। तीन गुनी नहीं की, क्या किया था इसने? आधी कर दी थी। तो ये उत्तर कथन तो गलत हो गया। 5 नंबर तो नहीं होगा। तो 5 नंबर दो के अंदर काट दिए। दो विकल्प बचे अपने पास में। चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। जी बिल्कुल हुआ, चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन। और उसने सोचा भी था कि कोई बढ़िया कपड़े लेके आ जाता सफेद, और फिर किसी को दिखा पाता अपनी पुलिस लाइन के अंदर, देखो मेरे क्या हाल चाल है, इस तरीके से क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो ये सही है। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था जब वो हेलीकॉप्टर में उस यान में चढ़ रहा था। तो पीछे से आया था कि एसपी साहब की मेम साहब ने पत्थर मंगाया है। तो ये भी प्राप्त हुआ था। चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। नहीं, फरार अपराधी को पकड़ने नहीं गए थे। चांद की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे, क्योंकि भारत की पुलिस हमारी क्या बहुत मुस्तैद प्रकार की पुलिस थी। वो अपराधी को और चश्मदीद गवाह बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती थी। तो ये चीज़ है। तो दो तीन और चार, दो तीन और चार इसके अंदर है, तो बी तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। एक टोकरी पर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। राई कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। कितना बड़ा स्टेटमेंट आया एक प्रश्न के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ स्पीड रखिए। अगर आप पढ़ेंगे ना इस प्रश्न को, तो भी आपको पढ़ने पढ़ने से 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट को देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सबसे पहले यही काम करना है अपने को, घबराना नहीं है। क्योंकि यूं लगता है कि अब तो मुझे नहीं आएगा प्रश्न, इतने बड़े स्टेटमेंट देख के यूं लगेगा यार ये प्रश्न थोड़ी आएगा मुझे। थोड़ी सी कम तैयारी हो ना, तो आदमी को ये लग जाता है। ऐसा नहीं है, जितने बड़े स्टेटमेंट संभावना उतनी ज्यादा होती है कि वो सीधे सीधे स्टेटमेंट हो और आराम से आ जाए इसके अपने उत्तर। तो अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ी है, तो आपको पता है कि पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती की कहानी नहीं है। ये तो एक 10 वर्ष के पहाड़ी बच्चे की कहानी है। उसके बारे में जो सभ्य समाज के लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, वो कहानी है। तो ये 1 नंबर गलत हो गया सबसे पहले तो एक जिसके अंदर है उन सबको गलत कर दो आप। ये हो गया। फिर एक टोकरी पर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है, बिल्कुल मिली है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की पर्दा प्रथा की विसंगता पर आधारित है, बिल्कुल है। राई कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है, नहीं। राई कहानी मांगरोली समुदाय के जो लोग हैं, छोटे छोटे अपराध है, भूख मरने के कारण चोरी करते हैं, उन लोगों को कितनी जेल की सजा हो जाती है। और जो आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, जातिगत भेदभाव है, ठीक है, राजनीतिक चेतना की कहानी है। शहर और केंद्र के शहर और गांव के संघर्ष पर केंद्रित नहीं है। पांचवा स्टेटमेंट तो फिर सही हो ही जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दो तीन और पांच, ये उत्तर हो जाएगा। कानों में कंगना क्या है? तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित कहानी है ही। नरेंद्र पहले किरण से प्रेम करता है, उससे विवाह कर लेता है। जब लगता है किरण के अंदर वो प्राकृतिक खुशबू नहीं रही, या प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो नहीं रहा, तो वो किन्नरी के प्रेम में पड़ जाता है। और दोनों के प्रेम को लेकर टकराहट है, और एक भावुकतापूर्ण कहानी है। इंदु के अंदर 1913 के अंदर सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। याद रह जाएगी सारी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। हालांकि भोलाराम का जीव जो कहानी है अपने यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है कहानी के अंदर, वो सम्मिलित है जो अपने अन्य गद्य विधाएं हैं उसके अंदर। तो है तो एक व्यंग्य, लेकिन कहानी के रूप में ये सम्मिलित है। एक समानांतर दुनिया जो किताब लिखी थी राजेंद्र यादव ने, अब संपादित की थी, उसके अंदर भोलाराम का जीव को कहानी के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसको है, ये कहानी व्यंग्य कहानी है। भोलाराम का जीव के संदर्भ में
आप ये भी देख लीजिए, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किसकी कहानी है? हरिशंकर परसाई की कहानी है। तो वो जो कहानी है, ये फैंटेसी शिल्प की कहानी है। फैंटेसी शिल्प की प्रथम कहानी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है? तो इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। क्या किया गया है? इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मिति की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। इसमें लाल पिताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार नहीं किया गया है। पौराणिक कथा को आधार, क्योंकि नारद जी आते हैं इसके अंदर, यमराज और आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मिति की गई, बिल्कुल की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण बिल्कुल है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है, नहीं। इसमें लाल पिताशाही की अमानवीयता का चित्रण किया गया है। 2, 3 और 5 है। ठीक है? राष्ट्रीय चेतना, ये मत समझना कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आघात कर रहे हैं तो ये राष्ट्रीय चेतना का विषय हो गया, बिंदु हो गया, ऐसा नहीं है। जो सीधा-सीधा कहानी के अंदर है वही यहाँ पर लगाना। 2, 3 और 5 अगला उत्तर प्रश्न देखते हैं। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो चंपा द्वारा दीपक जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू काटना। सबसे पहले क्या करते हैं वो, फिर बाद में क्या करते हैं, ऐसा करना है अपने को। याद आ रहा है कुछ? कहानी याद आ रही है? नाव के ऊपर पड़े रहते हैं, फिर सबसे कहानी शुरू होती है। बंदी, मुक्त होना चाहते हो या आज़ाद होना चाहते हो? ठीक है, तो वो कहता है अभी नहीं, रहने दो, फिर समय ना मिलेगा, ये सब कह के शुरू होता है। फिर एक बंदी दूसरे बंदी के पोत से संबंध रज्जू काटता है। तो सबसे पहला क्या घटना होती है? 5 नंबर घटना सबसे पहले होती है। उसके बाद में क्या होता है? युद्ध होने लगता है, फिर उसको मणिभद्र होता है, उसको तो जल समाधि दे देता है बुद्धगुप्त। लेकिन फिर भी पोत का नाविक होता है, वो कहता है दस्यु बुद्धगुप्त, तुम्हारा मैं स्वामित्व स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसने कहा चलो, द्वंद्व युद्ध हो जाता है, फिर उसको हरा देता है नायक को। तो ये होता है द्वंद्व युद्ध। तो 5 के बाद में 4 कहीं है क्या और कहीं पर भी? तो सीधे सीधे उत्तर दिख ही रहा है, 5 के बाद में 4 ये। एक ही तो, बिना मतलब समय क्यों खराब करना इतना देखकर, फिर वो एक-एक कथन को देखना फिर वापस, ये टाइम खराब करने वाली बात होती है। टाइम है, बच जाए तब दोबारा देख लिया करो एक-एक प्रश्न को, लेकिन एक बार फास्ट-फास्ट आप क्या करोगे, हर एक प्रश्न का उत्तर लगा दोगे। याद रखना इस बात को। फिर क्या होता है? चंपा द्वारा दीपक जलाना, जब चंपा द्वीप पर आ जाती है तो चंपा दीपक जलाती रहती है। फिर वो क्या करती है? चंपा और जया द्वारा नौका विहार पर जाती है ये, और फिर दीप स्तंभ का महोत्सव होता है, जो अंत के अंदर होता है। उसके बाद में तो वो बुद्धगुप्त उस द्वीप को छोड़ के चला जाता है, चंपा पीछे रह जाती है उन वन्य प्राणियों के साथ में, वन्य लोगों के साथ में। ये सारी सी बात है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। धुलाई वाली, आंधी, पाजेब और यारों के यार, ये 4 कहानियाँ अपने दी गई है यहाँ पर। तो सीधा-सीधा बात यही है कि यारों के यार जो कहानी है, इसका हमें पता नहीं है किसकी है। ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये जो 3 कहानियाँ हैं, उसके अंदर सबसे पहले कौन-सी प्रकाशित हुई है? धुलाई वाली, आंधी, पाजेब। तो अब आपको ये भी लग सकता है कि यारों के यार तो पहले भी तो प्रकाशित हो सकती है। तो पाजेब तो पहले नहीं हो सकती क्योंकि 1942 के अंदर है। आंधी का आपको पता है 31 के अंदर आई हुई है ये, है ना? किनकी है? आंधी और आंधी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। पाजेब किसकी है? जैनेंद्र की। धुलाई वाली किसकी है? राजेंद्र बाला घोष की। तो यारों के यार अगर अब आप मान लो ये समझ लो कि पहले आई हुई है, तो आंधी तो नहीं आई हुई है ना धुलाई वाली से पहले। ठीक है? तो धुलाई वाली बीच में नहीं हो सकती, आंधी के बाद में, धुलाई वाली एक ही के अंदर पहले है। तो इसके अंदर हो जाएगा 34 पे का उत्तर हो जाएगा ए, धुलाई वाली, आंधी, पाजेब और यारों के यार कहानी। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लगाइए। उसने कहा था रानी केतकी की कहानी, तिरीच और शरणागत। शरणागत किसकी कहानी है? याद है क्या आपको शरणागत किसकी कहानी है? 1948 में लिखी गई थी ये कहानी संग्रह। ये अज्ञेय का कहानी संग्रह है। अज्ञेय के कहानी संग्रह कैसे हैं? पहला विपत्तिका हो गई, दूसरा कौन सा है? याद कीजिए, दूसरी कौन सी है? परंपरा। और एक इनकी ये है शरणागत। तो अब याद करने की कोशिश कीजिए
कि रानी केतकी की कहानी तो बहुत पहले लिख दी थी, 19वीं शताब्दी के अंदर लिख ली थी इस कहानी को अंदर। तो सबसे पहले तो यही होगी, तो अपना आप उत्तर ये हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी उसने कहा था शरणागत और तिरीच। तिरीच तो काफ़ी बाद में लिखी गई थी। ठीक है? और अगर इसका आप लिखना चाहें सन वगैरह, तो लिख लीजिए इसको 1803 ईस्वी के अंदर। और तिरीच जो कहानी है वो तो काफ़ी नवीन कहानी है। इसके लेखक हैं उदय शंकर। उदय शंकर या उदय भट्ट, पता नहीं, ऐसे उदय शंकर नाम शायद। और ये 1989 में प्रकाशित हुई थी। और उत्तर आधुनिकता वाली जो भाव है, उसकी कहानी है, उत्तर आधुनिक भाव की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? चार नाम दिए गए हैं: कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और मोहन राकेश। चार नाम दे दिए हैं: कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और मोहन राकेश। हमने बात की थी कि तीन लोग थे लेखक तरीके के नाम से जाने जाते हैं, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और ज्ञान रंजन। इनको नई कहानी के प्रवर्तक, ज्ञान रंजन नई कहानी के प्रवर्तक नहीं है। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही क्रम अनुक्रम लिखिए। उसने कहा था वापसी, तिरीच और कफन। अब तिरीच तो हमने देख लिया, ये तो क्या होगी? अरे, 1989 में। तो सबसे अंत में तो यही आ जाएगी। उसने कहा था वापसी और कफन। तो वापसी भी बाद में आई हुई है, हमने जब कल पढ़ा था तो ये कहा था उषा प्रेमवदा की ये कहानी है वापसी, उसको भी लेकर ये कहा जाता है कि केवल दादी माँ, तो नामवर सिंह ने कहा था, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि उषा प्रेमवदा की जो कहानी है वापसी, वो भी नई कहानी है, प्रथम नई कहानी, उसे भी माना जाना चाहिए। तो ये तो बाद में होगी, तो सबसे पहले कौन सी हुई? उसने कहा था ही होगी। तो यहाँ पर दो है, उसने कहा था, उसके बाद में कफन आएगी, क्योंकि ये 1936 में लिखी गई थी। और नई कहानी तो 1954 से 56 से शुरू होती है, तो फिर ये आ जाएगी बाद में। तो उसने कहा था कफन, फिर वापसी और फिर तिरीच। ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खान। अच्छा, ये उधर जाना चाहिए, 5 नंबर, गलत हो गया टाइप। बंग महिला, जयशंकर प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है सीधा सीधा उत्तर तो? क्या होगा? 11 वर्ष का समय किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो एक के अंदर चार, एक ही के अंदर है, 4, 1, 2, 5। दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला की। ग्राम कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, जो 1911 के अंदर प्रकाशित हुई थी। 1912 के अंदर इनका पहला कहानी संग्रह आया था, उसका नाम था छाया। छाया के बाद में क्या आया था? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बाद में क्या आया था? तीसरा कहानी संग्रह कौन सा, याद करके बताना इसका। जो 5 कहानी संग्रह आए थे इनके, उसमें से तीसरा कौन सा था जो बीच में था? हमने क्या नाम बताया था उसका, याद आया कुछ? आकाशदीप। कब आया था? 1928 के अंदर। आकाशदीप के बाद में क्या आई थी? आकाशदीप कैसे बुझ गया था? जब आंधी आ गई थी। आंधी कब आई थी? 1931 के अंदर। और फिर क्या हुआ था? इंद्र का जाल बना 1936 के अंदर, जो जयशंकर प्रसाद जी को अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पूरा ग्रुप। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी कौन कौन सी है? चार दी हुई है, पर्दा, बुद्धू का कांटा, ये बार बार ये लिख रहा है, और दोपहर का भोजन और 11 वर्ष का समय। तो बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी है? 11 वर्ष का समय। अब ये दो बचते हैं अपने पास में, एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, किसके अंदर है? एक ही के, और विकल्प है इसके अंदर। और बी के अंदर चार, भी एक ही के अंदर है। तो फिर अपने आप ही क्या हो जाएगी? यशपाल की कौन सी कहानी हो जाएगी? पर्दा। और अमरकांत की कौन सी कहानी हो जाएगी? दोपहर का भोजन। ठीक है, अमरकांत की कहानी कौन सी हो जाएगी? दोपहर दोपहर का भोजन। ये प्रश्न मैंने इसलिए सम्मिलित किए हैं कि देखिए आप, कि कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी थे जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको मैंने शामिल नहीं किया, वो पुराने टाइम में आते थे, आजकल नहीं आते ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से पुराने जो प्रश्न थे वैसे वो साइड में हटा दिए हैं। नए प्रश्न के अंदर लगभग सिलेबस के अंदर से चीजें आती है।
तो अगर आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पता है, रामचंद्र शुक्ल का पता है, तो ये सवाल हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है यशपाल और अमरकांत का भी मुझे आना चाहिए था, तभी इस प्रश्न को अटेम्प्ट करूंगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल पॉजिटिव मार्किंग है। समझ गए बात को? तो याद रखनी ये चीज। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। लाल पान की बेगम, एक औरत की जिंदगी, लंदन की रात, शव यात्रा। अब आपको स्पष्ट ही पता है कि ये जो तीनों जो कहानियां हैं उसके आपको नाम पता नहीं है कि ये कौन कौन सी है। कोशिश तो करके देखें। लाल पान की बेगम किसने लिखी थी? फणीश्वरनाथ रेणु ने। अर्थात ए के अंदर तीन, ए के अंदर तीन विकल्प देखिए कहीं पर है क्या? सिर्फ एक ही विकल्प है। ए के अंदर तीन, तीन एक दो चार, ठीक है, सीधी सीधी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा की बहुत फेमस कहानी है, तो आप इसको भी याद रख लेना। क्योंकि जो मैंने कहानी संग्रह पढ़ाए थे, केवल कहानियां जो है स्पेशली उसके अंदर, वो इतनी ज़्यादा बताई नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगर ऐसा होगा कि खूब टाइम होगा ना, तो सब कुछ पढ़ाएंगे और ढंग से पढ़ाएंगे, सब कुछ में भी चीज़ ठीक तरीके से याद हो जाए, इस प्रकार से पढ़ाएंगे। लंदन की एक रात किसकी है? निर्मल वर्मा की। ठीक है, और दूसरी कहानी जो सी के अंदर आ गया, और बी के अंदर क्या हो गया? एक औरत की जिंदगी, ये किसकी है? रामदरस मिश्र की कहानी है। एक औरत की जिंदगी, रामदरस मिश्र की कहानी। अब मान लो इस प्रकार के लेखक आ गए जिसे किसी ने भी नहीं पढ़ा हो और प्रश्न दे दिया, तो क्या नुकसान होगा आपका उसके अंदर? आपका नुकसान तो तब है ना, जब आपको लाल पान की बेगम किसकी कहानी ये भी नहीं आई। मैं यही कह रहा हूं कि जो किसी को नहीं आता, उसकी वजह से आपके सिलेक्शन होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आएगा, पढ़ने वाले को भी नहीं आएगा। जो चीज़ें हमारे सामने है, जो चीज़ें बहुत सरल है, जो चीज़ें स्पष्ट रूप से परीक्षा में आती है, उनको तो याद करें बढ़िया तरीके से। इसी वजह से वो एक पीडीएफ बनाई थी कि वो याद हो जाए आपको, इतने में आप पार हो जाओगे। फिर शव यात्रा बची है, ये किसकी है? श्रीकांत वर्मा की। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ये कहानियां दे दी इतनी। अब हमें याद नहीं है इसकी कौन सा क्रम है, क्या नहीं है, लेकिन जो जो याद है हमें उसको याद करने की कोशिश करते हैं। चार कहानियां हैं। नमक का दरोगा का प्रकाशित हुई थी, याद है, 1913 के अंदर प्रकाशित हुई थी। शतरंज के खिलाड़ी मैंने याद किया था, कोशिश करवाई थी आपको कि 25 जो एक नंबर है, 5 से उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि अलग नंबर है 25। तो 1925 के अंदर शतरंज के खिलाड़ी। फिर सदगति आई थी 1900, सदगति से मैंने कहा था सदगतीस। तो एक मैंने और भी बताया था, बूढ़ी काकीश, ये भी कहा था, अर्थात 21 के अंदर। तो ये आई थी 1930 के अंदर। और फिर एक रानी सारंगा। अब आप इनको कोशिश कीजिए याद करने का कि किस प्रकार से हैं। कि नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, और रानी सारंगा। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, ये विकल्प हो नहीं सकता। फिर है रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये भी विकल्प हो सकता है। एक तो ये विकल्प ये हो सकता है और एक विकल्प ये हो सकता है अभी तक। सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ये भी नहीं हो सकता। तो विकल्प कौन कौन से होते हैं? ए और सी हो सकते हैं। ए और सी हो सकते हैं, और उसमें भी आप ये याद रखते ना कि जो ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी जो पर्सनैलिटी के ऊपर, कल्ट के ऊपर जो कहानी लिखने की जो परंपरा थी प्रेमचंद की, वो प्रारंभिक दौर में थी। 1913-15 के बाद में तो इन्होंने कल्ट के ऊपर कहानी लिखना छोड़ ही दिया था। तो रानी सारंगा क्या किया था इन्होंने? पहले लिख दी थी। उत्तर क्या होगा इसका? रानी सारंगा, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। अब बात ये है कि मान लो आपने इतने निकट पहुंच गए, फिर अगर देखो क्या 5-10 प्रश्न मान लो ऐसे हो गए कि उनमें दो दो विकल्प तक तो आप पहुंच गए। अब उसमें से आप 10 प्रश्न ऐसे हुए, तो 5 तो सही हो ही जाएँगे आपके ना। वो वहाँ तक पहुँचने की तो बात है, अगर एक भी नहीं आ रहा तो होगे नहीं सही। अगर आपको मान लो 2 चीज़ों के यहाँ पर नाम नहीं आते, चारों के याद नहीं होते, एक भी प्रश्न सही नहीं होता। लेकिन प्रायिकता ऐसी होती है कि 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हमेशा सही हो जाते हैं, बल्कि 5 से ज़्यादा ही होते हैं। इनमें से कौन-सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषणवादी कथाकार हमने 3 निर्धारित किए थे। तो विकल्प क्या दिए हैं? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। तो जैनेन्द्र थे, इलाचंद जोशी थे, अज्ञेय थे, चतुरसेन शास्त्री नहीं थे। इन्होंने तो ऐतिहासिक चीजें हैं और मार्क्सवाद है, इनके आधार पर कहानियां लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सुमेलित कीजिए रचनाकार और कहानी। शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, जैनेन्द्र, माधवराव सप्रे और हंसा जाई अकेला। अच्छा, ये इधर आना चाहिए, और इधर आ गया।
ये 5 नंबर पे आना चाहिए, हंसा जाइए अकेला। तो शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी है एक, उसके बारे में हमने बात की थी। ये थी हिंदी में जो नई कहानी विधा है या जो नई कहानी आंदोलन है, उसका प्रारंभ इस कहानी से माना जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार उसका नाम है दादी माँ। फिर है अज्ञे की कहानी। पाजेब अज्ञे की कहानी नहीं है, जैनेन्द्र की कहानी हमें पता है। माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी पर मिट्टी। अब है अज्ञे की कहानी। ये अज्ञे की कहानी हंसा जाई अकेला और इनमें से हो सकती है। वैसे तो अब तक विकल्प सेट हो गए होंगे, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो अज्ञे की कहानी है एक पुलिस की सीटी। पुलिस की सिटी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है साहित्य की दृष्टि से, लेकिन पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमने पढ़ी नहीं है। अगली बार जब देखेंगे तो इसका पूरा पाठ भी मतलब पाठ थोड़ा बता देंगे, हिंट के अंदर ये कहानी है, उसके अंदर ये कहा गया है। इससे याद रहती है चीज़ें। अज्ञे के निम्नलिखित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में। लो ये प्रश्न आ गया, आपने याद कर लेंगे आप। सबसे पहले कौन था? विपथगा। उसके बाद में कौन सा आया था? परंपरा। परंपरा के बाद में कौन सा आया था? शरणार्थी या अमरवल्ली? याद कीजिए, कोशिश कीजिए। शरणार्थी की समस्या कब आती है? भारत विभाजन के बाद में। और अमरवल्ली मैंने क्या बताया था? 35 के अंदर। कब आई थी? 35 के अंदर। एक कोठरी की बात और अमरवल्ली ये जो है, दोनों कब आए थे? 1935 के अंदर नहीं, 1945 के अंदर, है ना? तो विपद का आई थी 1937 में। परंपरा उसके बाद में आई थी। और शरणार्थी कब आई थी? 1948 के अंदर। और अमरवल्ली कब आई थी? 1945 के अंदर। याद रह जाएगा? अच्छा, 1937 और 37 के बाद में परंपरा से क्या याद रखना बताया था मैंने? परंपरा कहानी के लिए ये याद रखा था कि चार याद रख लेना इससे। तो ये कब आई थी? 1940 के अंदर। तो अब इसको कोशिश कीजिए, विपद का सबसे पहले, उसके बाद में परंपरा, फिर अमरवल्ली और फिर शरणार्थी। ये उत्तर हो जाएगा इसका 44 विषय के अंदर, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 11 वर्ष का समय सुमेलित करना है। गुलबहार, एक टोकरी पर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल और भगवान दास। तो देखिए, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? याद है हमें, रामचंद्र शुक्ल की है। गुलबहार मान लो आपको याद नहीं आ रही है। एक टोकरी पर मिट्टी किसकी है? माधवराव सप्रे की है। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? ये, और फिर आगे भगवान दास इधर। तो प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दास की है। ठीक है। तो गुलबहार, ये कहानी बंग महिला की तो नहीं सुनी हमने। तो बी के अंदर 3 तो नहीं है। ठीक है, तो बी के अंदर क्या होगा? अपने आप ही 2 हो जाएगा। गुलबहार किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। हो जाएगा याद? याद है प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? भगवान दास की कहानी है। कब प्रकाशित हुई थी प्लेग की चुड़ैल? 1902 में प्रकाशित हुई थी। 1902 में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी पर मिट्टी कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी। याद रह जाएगा? अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ये तो बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि मैंने बोल के बता ही दिया था अभी। क्या हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले क्या हुआ था? ग्राम जो कहानी है उसके सही जो शुरू की कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? छाया के अंदर। छाया हुई थी 12 के अंदर। छाया के बाद में क्या हुआ था? प्रतिध्वनि आई थी। प्रतिध्वनि के बाद में क्या हुआ था? आकाशदीप। आकाशदीप के बाद में क्या हुआ था? आंधी आई थी। आंधी के बाद में क्या हो गया था? इंद्रजाल हो गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यही होगा उत्तर इसका। अगला देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। हमारे पास में ये लोग हैं: जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चार लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पैदा हुए थे? याद है आपको? 1907 में पैदा हुए थे। उसके बाद में हमने जैनेन्द्र का हमें पता है कब पैदा हुए थे? 1905 में पैदा हुए थे। अर्थात ऐसा मान के चलिए कि पूरी पूरी संभावना है कि जैनेन्द्र के जस्ट बिल्कुल बाद में जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम आए, उसी को हमें सही मानना है। तो जैनेन्द्र के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो अपने आप ही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अपने आप ही उत्तर ये हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा प्रेमचंद के काल के लगभग आसपास के कहानीकार हैं।
जैनेन्द्र उसके बाद में हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और अमृतलाल लागर तो काफी बाद में आए। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। ये क्या फिर से रिपीट हो गया है क्या प्रश्न? प्रतिध्वनि, छाया, अच्छा छाया इस बार नया आया है। तो छाया तो हमें पता है सबसे पहले हुआ था। छाया से पहले बाद में प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के बाद में आकाशदीप, और आकाशदीप के बाद में आंधी, और आंधी के बाद में इंद्रजाल। तो उत्तर हो गया बी इसके अंदर। आगे बढ़े। चंपा बुधगुप्त, अलोपी दीन बंशीधर, सिरचन मानू, और बाबा भारती खड़क सिंह। अब आपको ये जो तीन है नाम, पात्र और कहानियां, ये तीन आपको नहीं पता है। आपको पता है चंपा और बुधगुप्त का। और चंपा और बुधगुप्त कौन सी कहानी के अंदर आए थे? आकाशदीप के अंदर, अर्थात एक के अंदर चार है, तो एक के अंदर चार, इस एक के अंदर ही आता है। बाकी ये जो बाबा भारती और खड़क सिंह है ना, ये सुदर्शन की एक कहानी है, और इसका नाम है हार की जीत। हार की जीत। बाबा का घोड़ा चुरा के लेके चला जाता है खड़क सिंह, और फिर वो उसे कह सकता है कि भाई भरोसा नहीं करेगा कोई इस प्रकार से, कि भाई किसी को आगे जाके मत बताना कि तुमने मेरे साथ में एक अंधे आदमी के साथ में ये कर दिया तुमने, तो नहीं तो लोग भलाई करना छोड़ देंगे। तो ये करते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है हार की जीत। और फिर इससे मैच कर लो। सी के अंदर दो, सिरचन मानो किसके अंदर है? ये ठेस कहानी, हमें पता नहीं है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। और अलोपी दीन बंशीधर किसमें? नमक का दरोगा के अंदर। ये किसके अंदर है? बी किसके अंदर है? नमक का दरोगा के अंदर। होगी ये कहानी पूरी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न बचा है अपना, अंतिम प्रश्न है आज का। 50 ही प्रश्न कर रहे हैं हम, तो 50वां प्रश्न यही है। तो शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, और शोभा यात्रा। शोभा यात्रा याद है आपको कब प्रकाशित हुई थी? पहले तो ये बताओ कहानी संग्रह किसका है? ये किसका कहानी संग्रह है? सतह से उठता हुआ आदमी किसका कहानी संग्रह है? ठुमरी और शरणार्थी। शरणार्थी किसका है? अज्ञेय का। कब प्रकाशित हुआ था? 1948 में। याद है? ठुमरी 1959 में। किसका कहानी संग्रह है ये रेणु का। सतह से उठता हुआ आदमी मान लो आपको आता नहीं है। शोभा यात्रा तो हमने पढ़ा था, किसका है ये? भीष्म साहनी का। कब प्रकाशित हुआ? 1961 के अंदर। ठीक है, अब कोशिश कीजिए इसको क्रम से जमाने की। क्या क्या विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। और ये जो सतह से उठता हुआ आदमी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ किसकी है ये। मुक्ति बोध का कहानी संग्रह है। अब ये है कि एक आधा विचित्र एग्जाम्पल क्या होता है, बीच में आता ही आता है। अब मान लो मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा कि ये कब प्रकाशित हुआ था, सत्य से उठता हुआ आदमी। मुक्ति बोध का ये जो कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, लेकिन देखते हैं विकल्प से सेट होता कि नहीं होता है। तो शोभा यात्रा 1961 के अंदर। आपको देखना है कि सबसे पहले तो शरणार्थी आना चाहिए, फिर ठुमरी आना चाहिए, और फिर शोभा यात्रा आना चाहिए। तो अब इसी को देखिए वापस फिर से। ठुमरी, शोभा यात्रा और शरणार्थी, ये विकल्प गलत है। शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, ये विकल्प गलत है। शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, ये विकल्प गलत है। तो अपने आप ये एक ही विकल्प बचेगा। इसके अगर आपको नहीं पता है कि कब प्रकाशित हुआ, तो भी ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1961 के अंदर भीष्म साहनी का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, वो अंतिम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 50वें का भी? ए उत्तर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, ये 50 प्रश्न पूरे हो गए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि लगभग आपके जो अब तक कहानी विधा हमने पढ़ ली थी इस चैनल पर, उससे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और कितना आपको उससे मदद मिल रही है। ये ज़रूर बताएं कि इस तरीके से मदद मिल रही है, और आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई कमी रह रही है और चीज़ें आपसे ठीक सेट नहीं हो पा रही। आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन चीज़ें सेट नहीं हो रही ना, तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई, या पूछ सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। मुझे भी बताइए मैं क्लास को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। प्लूटो हिंदी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर पूरी कक्षा देखना। 1 घंटे की क्लास हुई है, शायद 8 मिनट ऊपर निकलेगी, गलत था, मेरा टारगेट 1 घंटे का ही था। अगली बार से 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करेंगे। फास्ट रिवीजन इज ए मस्ट थिंग। ठीक है, धन्यवाद।